दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी में। मैं नरेंद्र चौहान, व्याख्याता कॉमर्स, आपका एक बार फिर इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम राजस्थान बोर्ड के 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में लगातार इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि आप तक सारे वीडियोस जो चैप्टर वाइज चैप्टर हैं उन तक हम पहुंचा सकें। इससे पहले जो मेरे वीडियो हैं उसके अंदर हमने सिलेबस और अध्याय फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, उसके बारे में बात की थी। कल हमने जो वीडियो था सेकंड वीडियो, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटाज के बारे में बात की थी। उसमें हमने ये देखा था कि डाटाज का कलेक्शन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से जो होता है वो डाटाज का कलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, सैम्पलिंग होती है, पॉपुलेशंस होती है, उनके डाटाज का कलेक्शन कितना मुश्किल होता है और उनको कैसे अरेंज किया जाता है, क्या लॉटरी के माध्यम से डाटाज का सिलेक्शन किया जाए या उसका कलेक्शन किया जाए, इत्यादि और भी कई बातों को हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है अध्याय 3 जो आंकड़ों का संगठन यानी डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे सुबोध गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लगातार लाइक करते रहें। दोस्तों, जितना आप लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। देखिए दोस्तों, कल भी मैंने आपसे बात की थी कि इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन दोस्तों याद रखना, मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर सब्जेक्ट अपने आप में मुश्किल है और हर सब्जेक्ट अपने आप में इजी है। यदि आप उसे मानकर चलते हैं कि ये हमें समझ लेंगे, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों ज़रूर आप उस सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत जो होती है इस सब्जेक्ट की वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ा सा समझने में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन दोस्तों यही जब हम समझेंगे तो जो हमारे प्रैक्टिकल आगे पोर्शन आने वाले सेंट्रल टेंडेंसी से, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से जो हम हमारा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, उसमें दोस्तों यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। जब मैं आपको ये कहूँगा कि हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन डाटा क्या था या कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये बातें आपको वहाँ तक लेकर जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि आंकड़ों का संगठन होता है, कि डाटा का ऑर्गेनाइज जैसे कैसे किया जाए। यदि दोस्तों मैं आपसे ये कहूँ कि आपने किसी कबाड़ी की दुकान देखी होगी, सबने देखी होगी, कबाड़ी की दुकान जो होती है वहाँ पर माल बिखरा हुआ होता है, पर दोस्तों ध्यान रखना वह एक समय तो सारा जो सामान होता है वो बिखरा हुआ मिलता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो अपने डाटाज का, वो अपने सामान का इतना अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करता है, संगठन करता है कि जब कोई सामान उसे बेचना होता है या बाहर भेजना होता है या गाड़ी में भरना होता है तो वह निर्धारित उसी स्थान पर जाता है, सामान निकालता है और दे देता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी कबाड़ी वाले की बात करूं तो कबाड़ी वाले के पास मान लीजिए कि अखबार की रद्दी, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, लोहे का सामान, प्लास्टिक सामान इत्यादि होंगे। अब दोस्तों इसके पास जो सामान आता है, आपको पता है कि वेंडर्स जो होते हैं, ठेले चलाने वाले होते हैं, वो गली गली घूमकर सामान को इकट्ठा करते हैं और लोहे और कबाड़ी वाले को लाकर बेचते हैं। कबाड़ी वाला उन सभी के सामान को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उन्हें पैसे देकर फ्री कर देता है। अब बात आती है कि वह अपने इस सामान को किस प्रकार से अरेंज करे। देखिए दोस्तों, वो क्या करता है, अखबार एक साइड के अंदर थोड़ा सा ढेर बना देता है, लोहे प्लास्टिक की बोतलों का अलग कर देता है, लोहे की बोतलों को अलग कर देता है, लोहे के सामान को अलग कर देता है, इसमें भी छोटा मोटा सामान होता है उसको अलग कर देता है, प्लास्टिक के सामान जो होते हैं उनको अलग कर देता है और अलग अलग जगह के ढेर बनाकर अखबार को रस्सियों से बांधकर एक निर्धारित स्थान पर रख देता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एज ए इंट्रोडक्शन में बात की कि हमें आंकड़ों का संगठन करना है। आंकड़ों के संगठन के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कबाड़ी की दुकान का।
कबाड़ी की दुकान पर जब मेरा ये आप सामान व्यवस्थित करते हैं, यानी मैंने एक वर्ड दिया व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, तब दोस्तों हम आंकड़ों का संगठन करते हैं। अब दोस्तों मैं इसी एग्जाम्पल को आगे लेता हूँ कि आपने अपने विद्यालय, अपने स्कूल्स को देखा होगा, अपने स्कूल्स की लाइब्रेरी को देखा होगा। स्कूल की लाइब्रेरी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि वहाँ पर बुक्स होती है। यदि मैं आपको 100 बुक्स दूँ और आपको कहूँ कि इनको जो है इन अलमारियों के अंदर व्यवस्थित कर दीजिए, ये मान लीजिए आर्ट्स की है, सॉरी आप इसको अरेंज कीजिए, तो दोस्तों आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? क्या आप सारी के सारी जो बुक्स हैं इसके अंदर भर देंगे? नहीं दोस्तों, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या है कि निर्धारित स्थान पर हम उन बुक्स को रखेंगे ताकि जब कोई बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आएँ तब वह जो सब्जेक्ट की बुक्स उन्हें चाहिए आसानी से उस बुक्स को निकाल कर वह उन्हें पढ़ सकें। तब दोस्तों हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हमें आंकड़ों का संगठन करना चाहिए, हमें डाटास को अच्छे ढंग से अरेंज करना चाहिए ताकि समय रहते हम उसकी उपयोगिता को, उसकी यूटिलिटी को आराम से उपयोग कर सकें। मान लीजिए दोस्तों इस 100 बुक्स के अंदर मैंने आपको आर्ट्स की बुक्स दी, कॉमर्स और साइंस की बुक दी, तब आप क्या करेंगे? इन बुक्स को यहाँ पर अरेंज करेंगे और 9th और 10th की मैंने आपको बुक्स दी, तो यहाँ पर मैं आर्ट्स को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, कॉमर्स को सी से रिप्रेजेंट करता हूँ और साइंस को इससे करता हूँ, और 9th और 10th की आप इस प्रकार से रॉ बनाकर यहाँ पर बुक्स को अरेंज कर देंगे। तब दोस्तों ऐसे करने से होगा क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा करने से होगा कि जब कोई आर्ट्स का टीचर या आर्ट्स का स्टूडेंट उस लाइब्रेरी में जाएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और अपने सब्जेक्ट्स की बुक लेने के लिए जाएगा, तो उसे यहाँ पर लगे हुए लेबल से पता चल जाएगा कि ये आर्ट्स की अलमारी है। वह अलमारी को खोलेगा, बुक्स को देखेगा, जिस सब्जेक्ट की वो बुक होगी उसको हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि बुक्स का जो भाग है, जो बुक हम खड़ी बुक रखते हैं उसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि हमें वो बुक आसानी से दिख जाए। उसके नाम को हम ऐसे ड्रॉ कर बाहर निकालेंगे और वह बुक्स आसानी से ले लेगा और अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर लेगा, यानी वह आराम से उसको पढ़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी छोटी सी बात थी कि हमें आंकड़ों का संगठन किस प्रकार से करना है। हमें आंकड़ों का संगठन इस प्रकार से करना है कि जब कोई भी व्यक्ति संबंधित डाटा का उपयोग करना चाहे तो व्यवस्थित तरीके से उस डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये तो स्कूल्स की बात हो गई, मैं आपके सामने एक अखबार की बात करता हूँ। दोस्तों सभी बच्चे जो हैं न्यूज़पेपर देखते होंगे। न्यूज़पेपर जो है लगभग यहाँ पर आप देखते हैं पेजेस लिखे हुए होते हैं, 1 to 17 या 14 पेज का अखबार आता है। अब इस अखबार को भी कई तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है, जैसे कि जो मेन न्यूज़ है वो मेन पृष्ठ पर आती है जिसके अंदर देश विदेश से संबंधित होती है। सेकंड पर आपके जिले संबंधी जो न्यूज़ होती है उसको रखा जाता है। थर्ड पेज पर आपके ज़िले से और संबंधित जो गांव लगे हुए होते हैं, तहसीलें लगी हुई होती हैं, उनको रखा जाता है। उसके बाद में खेल पृष्ठ होता है। उसके बाद में शेयर मार्केट से संबंधित पेजेज होते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल न्यूज़ होती है और ऐसे करके एक अखबार को व्यवस्थित किया जाता है, यानी अखबार के अंदर डाटास को डाला जाता है ताकि व्यक्ति संबंधित अखबार को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सके। अब जरा सोचिए दोस्तों कि मैं जो न्यूज़पेपर के अंदर जो डाटा है, जो न्यूज़ है, उसको मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी सेट कर दूं तो क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा दोस्तों। हम
पागल हो जाएंगे न्यूज़ देखते हुए कि मान लीजिए खेल पृष्ठ की क्रिकेट की जो न्यूज़ है आपको फ्रंट पेज पर दिखाई देती है और उससे संबंधित जो न्यूज़ होती है वो आपको किसी और पेज पर दिखाई देती है, थोड़ा सा उसका भाग किसी और पेज पर दिखाई देता है। जब हम इस प्रकार के डाटाज का कलेक्शन करते हैं तो दोस्तों उसे हम व्यवस्थित डाटाज नहीं कहते हैं, यानी हमें डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, एक के बाद एक किस प्रकार से डाटाज आते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। आपके स्कूल की जो नोटबुक होती है आपकी, इस नोटबुक में आपने देखा होगा आगे जो है वह विषय वस्तु होती है। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर्स लिखे होते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? क्या चैप्टर फर्स्ट का जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ये लास्ट चैप्टर में नहीं हो सकता है? क्या लास्ट चैप्टर वाला फर्स्ट में नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं होता है दोस्तों? डाटास को व्यवस्थित ढंग से क्यों जमाया जाता है, क्यों अरेंज किया जाता है? क्योंकि दोस्तों सभी व्यक्ति को व्यवस्थित तरीका चाहिए। व्यवस्थित तरीका जब किसी भी चीज़ का होगा तब यकीनन मानिए दोस्तों आप जो डाटास चाहते हैं यदि आपको वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मिल जाए तब हम उस डाटास का जो यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों इसी के आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कई बार देखा होगा कि जो परिवार, मैं अगर आपके सामने एक बात करूं कि हम डाटास को और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं डाटास की तो हमने जो प्रस्तावना के बारे में पढ़ा कि डाटा का अरेंज किस प्रकार से किया जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि डाटा को कैसे अरेंज किया जाता है। देखिए दोस्तों हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है अवर्गीकृत आंकड़े। अनक्लासिफाइड है ना, अनक्लासिफाइड जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखूं, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक मैथ्स के सब्जेक्ट के नंबर्स हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के। मैं आपके सामने लिखता हूँ 51, 41, 31, 91, 62, 63, 79, 41, 32, 99, 99, 83, 53, 63, 79, 15, 09, 10, 23, 45, 71 और ऐसे करते मैं आपके 100 तक इन नंबरों को लिख देता हूँ। क्या दोस्तों आप मुझे इसमें से ये बता सकते हैं कि इसमें से इन आंकड़ों को यदि मैं 100 तक, फॉर एग्जांपल मैं 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स की, 100 तो मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊँगा लेकिन फॉर एग्जांपल आप समझ गए होंगे। ऐसे करते करते मैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिखता हूँ आउट ऑफ 100। दोस्तों मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं उनको बताइए, क्या आप बता सकते हैं? नहीं दोस्तों, मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि पहले तो हमें पहली रो में देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कितने नंबर लेके आए हैं, फिर एक रो को और देखना पड़ेगा, फिर एक रो को और देखना पड़ेगा, फिर एक रो को और देखना पड़ेगा। ऐसे करते 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 हम कई सारे नंबरों को देखकर, तो ये है टाइम वेस्ट। इससे टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि एक तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा और अंततः हम क्या करेंगे, इस प्रकार के डाटास को छोड़ देंगे और हमारे लिए वो बेकार हो जाएंगे। अब करें क्या? देखिए दोस्तों, इसको व्यवस्थित करने के लिए हम जो है कुछ और तरीका अपनाएंगे। इन्हें हम पहले तो नंबरों के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए 10 परिवार है और 10 परिवारों की मंथली इनकम दे रखी है, वही दोस्तों मान लीजिए मंथली इनकम इनकी 5500 हो गई, 1100 हो गई, 1200 हो गई, 990 हो गई, 650 हो गई। ऐसे करते 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 ऐसे करते करते मैंने जो है इनकम दे रखी है। यहाँ पर आप मान लीजिए
50 परिवारों की। और मैं आपसे ये कहूँ सबसे कम इनकम कमाने वाला परिवार जो है उसकी कितनी इनकम है। दोस्तों वही बात, इससे पहले जो मैथ्स के टीचर्स की बात की, दोस्तों यहाँ पर ये बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको किस प्रकार से व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार के जो डाटाज होते हैं उन्हें अवर्गीकृत डाटाज या अनक्लासिफाइड डाटाज कहा जाता है। अब देखिए इन जो डाटाज को यदि हम व्यवस्थित करना चाहें तो इनको व्यवस्थित कैसे किया जाएगा। इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में इसे हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। हम पहले ढूंढेंगे एक एक रॉ के अंदर और उसको अरेंज करते जाएंगे। या तो आप छोटे से बड़े क्रम में लेते जाएं या बड़े से छोटे क्रम में लेते जाएं, जो भी आपको व्यवस्था अच्छी लगती है उसके हिसाब से करते जाएं। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में कर देंगे, क्लासिफाइड में कर देंगे, जिससे हमारा जो डाटाज है वो बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित होता जाएगा और हमें अच्छे ढंग से जो हमारा रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कि आपने जनगणना के बारे में सुना होगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अपने ज़िले की या आपको अपने एरिया की जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन को आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपके सामने एरिया दे दिए। मान लीजिए कि किसी भी एरिया में ये मान ली ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। यहाँ मान लीजिए मेल हो गया, फीमेल हो गए, चाइल्ड हो गए और अबव 60 हो गया, अबव जो है 80 हो गए। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने कुछ आंकड़े लिख दिए। और मैं अगर आपके इन आंकड़ों में से ये कहूँ कि आप मुझे जो है ये देखिए, ये दोस्तों ऐसा करने से तो क्या होगा कि हम आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। बट मैं आपके सामने इससे पिछले का जो लिखूं कि 20 करोड़ की 10 करोड़ की जनसंख्या है, या मान लीजिए राजस्थान की जो जनसंख्या है वह 6.87 करोड़ है, यानी लगभग 7 करोड़ है। इन 7 करोड़ में मुझे आप ये बताइए कि जोधपुर जिले के अंतर्गत कितने जो हैं फीमेल हैं, उन फीमेल्स के अंदर कितनी फीमेल्स जो हैं वह 60 से अबव हैं, 60 से लेस है। तो दोस्तों इस प्रकार के आंकड़ों को यदि आपसे कह दिया जाए तो सोचने में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, अरेंज करने का जो तरीका होता है वो भारत सरकार का जो CSO डिपार्टमेंट और NSSO डिपार्टमेंट होता है, जो हमने कल बात की थी, नेशनल सर्वे सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिचयन जो संस्थान होता है वह उन आंकड़ों को व्यवस्थित करता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक फॉर्म डिज़ाइन करता है। उस फॉर्म डिज़ाइन के अंदर आपने अपनी जनगणना जो अगली बार इस बार 2021 में होगी, उस समय देखना आप गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होंगे वो आपके घरों पर आएंगे और जनगणना करेंगे। आपका नाम पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, आपके माताजी का नाम, परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, कौन कमाता है, कौन नहीं कमाता है, किसकी एज क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप BPL से है या नहीं है, टैक्स भरते या नहीं है, ऐसी कई प्रकार की सूचनाएं आपसे पूछेंगे। जब दोस्तों इस प्रकार के सारे डाटाज एक जिले से इकट्ठे कर लिए जाते हैं, हम देखिए सबसे पहले विलेज की बात करते हैं। विलेज से डाटा जो है तहसील में जाता है, तहसील से जो डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से जो डाटा है वो स्टेट में जाता है और स्टेट से नेशनल में जाता है। इस प्रकार से जो ये डाटाज होते हैं इकट्ठे किए जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो इतनी है।
तब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ कैसे हुई। वो दोस्तों इसी प्रकार से हुई, जब सारे कर्मचारी डाटास का कलेक्शन कर लेते। देखिए दोस्तों इसमें समय तो लगता ही है, लगभग 1 वर्ष का या 2 वर्ष का समय लगता है। डाटास का कलेक्शन किया जाता है, उनको रीअरेंज किया जाता है, उन्हें संगठित और असंगठित डाटास जो होते हैं, अनग्रुप डाटास जो होते हैं, उन्हें ग्रुप में बैठाया जाता है, उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। तब हम कुछ समय बाद या एक साल के बाद ये कहते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह 1.35 करोड़ तो अभी चल रही है, और आने वाले समय में लगभग हम ये मान चुके हैं कि हम चीन को आगे पछाड़ देंगे। इतनी भयंकर परिस्थिति से हम जनसंख्या को आगे बढ़ाते रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जिस प्रकार हम जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। दोस्तों जिस प्रकार हम विकासशील देश की बात कर रहे हैं और विकसित होना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए अगर हम डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं तो हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी एजुकेशन अच्छे ढंग से हमारी हो जाए, हम समझ जाएं कि ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए नुकसानदेह है। जो आज लिंग भेदभाव के बारे में लोग सोच रहे हैं कि लड़का हो या लड़की, देखिए दोस्तों बच्चे तो बच्चा ही होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है ना। आप इस बात को मानकर चलें। जो साथी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्लीज़ उनसे ये कहता हूँ कि आप आने वाले समय में जो है जनसंख्या कंट्रोल के जो उपाय हैं उनको समझते रहिए, उनको देखते रहिए। और शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हथियार है। जब हम शिक्षित वर्ग ये समझ जाएं कि जनसंख्या का हम कंट्रोल अच्छे ढंग से कर लेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों वह दिन दूर नहीं है जब हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हो जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पास में कई समस्या आ जाती है। हम इसके जो हम कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर हम जो इकोनॉमिक्स का पार्ट अभी स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जब आपके पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी हमारी, जब हम इसकी बुक 1 की बात करेंगे, तो दोस्तों बुक 1 में हमारे सामने जनसंख्या आएगी, हमारे सामने पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है, तो कई सारी बातें हम वहाँ पर करेंगे उस समय। क्योंकि यहाँ पर एक जनसंख्या का सवाल आया, तब मुझे आपसे ये बात की जा रही है। मैं आपसे अपनी बात को रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? देखिए दोस्तों, इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसी के अंदर बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि आंकड़ों का जो वर्गीकरण होता है वह किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, आंकड़ों का जो वर्गीकरण होता है वह किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, आंकड़ों का वर्गीकरण है टाइम के हिसाब से हो सकता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हो सकता है। आप समय ले लीजिए, विषय ले लीजिए, उसके बाद में स्थान के आधार पर हो सकता है, एज के हिसाब से हो सकता है, और भी एक्सेट्रा जो है उसके हिसाब से हो सकता है। देखिए दोस्तों, आंकड़ों का हमें क्लासिफिकेशन करना है। जब हम समय की बात करते हैं तो समय के हिसाब से हम डाटास का कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर सब्जेक्ट, यदि मैं आपसे बात करूं कि मुझे अपने पढ़ाई को जो है समय देना है, तो हम समय के हिसाब से हमारे सब्जेक्ट मैटर को डाटास को कलेक्शन करते हैं और इतने समय में हम हमारे डाटास को पूरा करते हुए हम हमारे टाइम को सेट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से हो तो कौन सा सब्जेक्ट मुझे कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके हिसाब से मैं डाटास का कलेक्शन करता हूँ। समय के आधार पर, प्लेस के आधार पर हम बात करें तो प्लेस के आधार पर भी हम डाटास का कलेक्शन करते हैं कि हमारे देश की भौगोलिक जो स्थिति होती है वो हर जगह पर अलग अलग होती है। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो ठंडा इलाका होता है, राजस्थान की बात करूँ तो गर्म इलाका होता है, वहाँ पर किस प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ होंगी। तो स्थान भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या होता है। उसके बाद यदि एज की बात करें तो दोस्तों आयु के आधार पर भी हम लोगों से संबंधित डाटास का जो है ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि एज के हिसाब से डाटा का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, उन्हें कैसे अरेंज किया जाएगा। और भी कई सारे साधन होते हैं जहाँ पर हम डाटास का क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देश की बात करूँ कि एक देश के अंतर्गत जो प्रोडक्शन की बात की जाए, मान लीजिए कि
यहाँ पर जो है वह देश हो गए और यहाँ हो गए उपज। उपज में ले लीजिए गेहूँ। यहाँ पर मान लीजिए देश है ABCDE और F। यहाँ पर उपज हो गई, मान लीजिए गेहूँ जो हो गया वह मान लीजिए क्विंटल में हो गया, क्विंटल में हो गया। अब मान लीजिए क्विंटल है तो यहाँ पर 37 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गया, 70 हो गए, 42 हो गया और 75 हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कंट्री के हिसाब से डाटा का क्लासिफिकेशन किया। और भी ऐसे कई तरीके हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डाटाज का कलेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक डाटा का कलेक्शन करने के लिए यदि मैं आपसे बात करूँ तो और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम डाटाज का कलेक्शन जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ जनसंख्या की, तो जनसंख्या के अंतर्गत मैं आपसे बात करूँ पुरुष और ये हो गया महिला। पुरुष के अंदर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर देखना दोस्तों मैं कर क्या रहा हूँ, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं डाटा का वर्गीकरण कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटाज कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा विवाहित और यहाँ पर हो जाएगा अविवाहित। ये स्थिति यहाँ पर आएगी विवाहित और यहाँ पर आएगा अविवाहित। देखिए दोस्तों, किया क्या मैंने केवल जनसंख्या को क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। महिला और पुरुष के, पुरुष और महिला में क्लासिफिकेशन किया, विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं। अविवाहित भी है तो उसके अंदर हम ये दे सकते हैं कि कितने जो हैं वो 18 वर्ष से ऊपर हैं, कितने जो हैं वो 40 वर्ष से ऊपर है, कितने जो हैं वो 60 वर्ष से ऊपर है। उसके बाद में जो अविवाहित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। विवाहित के अंदर भी मैं 2 कंडीशन दे सकता हूँ जो यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया साक्षर और निरक्षर। ये हो जाएगा साक्षर निरक्षर, साक्षर निरक्षर, साक्षर और निरक्षर। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल जो पॉपुलेशंस है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैंने उस जनसंख्या को क्या किया, वर्गीकृत किया, जिसमें पुरुष और महिलाओं को बांटा, विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित, साक्षर है कि निरक्षर है, साक्षर है कि निरक्षर, साक्षर निरक्षर, साक्षर निरक्षर। अब दोस्तों, और भी आप कई प्रकार के ऐसे डाटाज हैं जिनको आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपने एरिया से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन, किसी भी वस्तु को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो चर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं चर की, कि चर क्या है। वेरिएंस, या इन्हें हम एक वैल्यू कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, चर जो है वो सतत और विभक्त भी हो सकते हैं। पहले बात तो चर की सरल परिभाषा ये होती है कि किस प्रकार हमें जो है डाटास को जो है अलग अलग तरीके से विभक्त करना है, या डाटास को जो हमें अलग अलग तरीके से उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो हम हैं चरों को 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा हमारा चर सतत और एक हो जाएगा विविक्त। एक हो जाएगा सतत चर और एक हो जाएगा विविक्त चर। एक हो जाएगा हमारा सतत चर और एक हो जाएगा हमारा विविक्त चर। देखिए दोस्तों, सतत चर जो होता है, सतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। यानी अगर हम सतत चर की बात करें तो इसका मान जो है संख्यात्मक होता है।
संख्यात्मक का मतलब क्या हो गया, इसका मान 2, 3, 5, 8, √3, 2/5, 6/7 एक्सेट्रा, इसका कोई भी मान हो सकता है। जब हमें इस प्रकार का डाटास देखने को मिलता है तब हम उन्हें कंटिन्यूस चर कहा जाता है, या उन्हें हम क्वांटिटाइव चर भी कहते हैं, वेरिएंस उन्हें हम कहते हैं। संख्यात्मक मान होना चाहिए तो वह संख्यात्मक मान ही हमें सतत चर की परिभाषा बताता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र का कद, जो एक छात्र की जो हाइट है वह 90 से 1 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, तो उसके कद को मान इसके बीच आने वाले सभी मान हो सकते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि एक स्टूडेंट है और उसकी जो हाइट है वह 90 to 150 सेंटीमीटर के बीच में है, तब दोस्तों 90 to 150 सेंटीमीटर में होने का मतलब क्या है कि 90, 95, 100, 105, 135 एंड 150, ये सभी जो मान हैं ये इस स्टूडेंट के जो कंटिन्यूस जो वैल्यू है उसको बताते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, यानी हमने इसको एक बंच में बना दिया, 90 to 150 उसकी हाइट इसके बीच में आती है, यानी 90 से लगाकर 150 बीच तक की जितनी भी वैल्यू है वह उस स्टूडेंट की हाइट को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि सतत चर के विपरीत विविक्त चर केवल निश्चित मान हो सकते हैं। इनके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होता है, परंतु इसके बीच में कोई भी मान नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में छात्रों की संख्या भिन्न वर्गों के लिए उन मानों की कल्पना करता है जिसमें केवल पूर्ण संख्या हो। यह कोई भी भिन्नात्मक मान जैसे 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि एक छात्र का आधा निरर्थक मान होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो √3 भी हो गया, 255 भी हो गया, या मान लीजिए यहाँ पर इसका जो मान है वह 30.55 भी हो गया। पर ध्यान रखना, विविक्त चर के मान में कभी भी हाफ मान कभी नहीं होता है, 0.5 मान नहीं होता है, √3 मान नहीं हो सकता, रूट में कोई भी मान इसका नहीं होता है। इसमें सीधा से जो मान होते हैं वो अपने आप में पूर्ण वैल्यू होती है। पूर्ण वैल्यू का मतलब हो गया 2, 5, 7, 9, 10, 6, है ना, 11, 15, इस प्रकार के जो आप मान देखने को मिलते हैं उन्हें हम विविक्त चर कहा जाता है। विविक्त चर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र चर होते हैं, जिन्हें किसी दूसरे आश्रित चरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दोस्तों आगे हम इसके अंतर्गत बात करते हैं कि बारंबारता, कि आपके जो इतने सारे अब मान हैं, इन मानों के लिए हमें बारंबारता का निर्धारण करना होता है। बारंबारता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों? देखिए, बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? बारंबारता क्या होती है दोस्तों? बारंबारता को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। 1, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 5, 5, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 6, 7, 3, 2, 2, 1, 1, 6, 4, 4, 5। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है, दोस्तों बताइए फटाफट। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसके अंतर्गत बताइए कि किस वैल्यू जो है वह सबसे ज़्यादा आई है। तो दोस्तों शायद फटाफट देखकर आंसर देना सही नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं 1 से लगाकर 10 तक
वैल्यूज़ लिख देता हूँ और उनको काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो हो गई वैल्यू। अब मैं इनकी फ्रीक्वेंसी देखूंगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितने। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए दोस्तों 5। उसके बाद मैं बारंबारता का चिन्ह भी दूंगा जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद देखिए 2 दोस्तों कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। 3 कितने दोस्तों 1 2 2 जो है वो 3 हो गए। उसके बाद दोस्तों 4 कितने हैं 1 2 3 4 हो गए। 5 कितने हैं दोस्तों 1 2 और 3। दोस्तों इसका जो टोटल है वो इसके बराबर आना चाहिए, तो हमारी बारंबारता जो है वो फिक्स हो जाएगी। 6 कितने हैं दोस्तों 6 1 2 3 एंड 4। 7 कितने हैं दोस्तों 1 2 3। 8 हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4। 9 हो गए दोस्तों 1 2 3 और 10 दोस्तों हो जाएंगे 1 2 3 3। अब दोस्तों मुझे इसकी काउंट कर लेनी चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 15 18 22 25 29, 29 और 6 हो जाएंगे 35। दोस्तों ये सारी वैल्यू 35 है क्या, हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35। दोस्तों हमारी जो निकाली गई बारंबारता है वो हमें ये सिद्ध करती है कि बारंबारता का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों बारंबारता का कैलकुलेशन इसी प्रकार से किया जाता है। अब ये समझिए कि बारंबारता है क्या। बारंबारता देखिए दोस्तों उस प्रकार के एक प्रक्रिया है जहाँ पर हमें जो आंकड़े होते हैं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए हम बारंबारता का उपयोग करते हैं। अगर मैं इसके और अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये मैंने तो 1 से 10 तक की सारी वैल्यूज़ को लिखा। मैं आपके सामने यहाँ पर वैल्यू को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से भी तय कर सकता हूँ कि 1 to 5 और 5 to 10। अब देखिए दोस्तों केवल मुझे 2 मान को इसके अंतर्गत लेना है, यानी 1 to 5 तक के मान को और 6 to 10 तक के मान को इसके अंदर लेना है, और मैं यहाँ पर जो टोटल करूँगा वो भी 35 आएगी। समझे दोस्तों, यानी 1 से 5 तक में देख लीजिए 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 15 और 3 18। अब 35 में से 18 लेस कर दीजिए दोस्तों, बाकी बची हुई जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि 17 जो टोटल है हम दोनों को यदि मिला लेते हैं तो दोस्तों 35 होती है। तो देखिए ये बारंबारता का शॉर्ट रूप है, ये बारंबारता का लॉन्ग रूप है। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बारंबारता फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से तय किया जाता है। देखिए दोस्तों आप इसको कई तरीके से तय कर सकते हैं। हम यहाँ पर बारंबारता को कई तरीके से तय कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि बारंबारता को किस प्रकार से तय किया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों बारंबारता को सिंपल वैल्यू के माध्यम से भी तय किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5। इन्हें वर्गों के माध्यम से क्लास इंटरवल के माध्यम से तय किया जा सकता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इन्हें और वर्गों के माध्यम से तय किया जा सकता है, जो वर्ग ए रूप हो गया और वर्ग का बी रूप हो गया, यानी 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से
मान लीजिए कि 49। तो इस प्रकार से भी वर्ग जो है तय किए जा सकते हैं। जो वर्ग की आगे वाली जो वैल्यू होती है इन्हें लोअर वैल्यू, और वर्ग की जो पीछे वाली वैल्यू होती है इन्हें हाई वैल्यू, यानी वर्ग की सबसे बड़ी वैल्यू और वर्ग की सबसे छोटी वैल्यू के नाम से हम जो हैं इसको समझते हैं। दोस्तों फ्रीक्वेंसी इसलिए तय की जाती है ताकि हम जो है बार बार एक ही आने वाली संख्याओं को काउंट करते हुए वह कितनी बार काउंट हुआ है उसको हम एक चिन्ह के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये समझना उचित होगा कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से तय करते हैं। दोस्तों अब जो हम देखते हैं कि बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। दोस्तों बारंबारता वितरण को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो बारंबारता है वह किस प्रकार से है। हम इस बारंबारता को जो है किस प्रकार से तैयार करते हैं ये हम अगले आने वाले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि बारंबारता को किस प्रकार से तैयार किया जाता है और उसको हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में वैल्यूज़ होनी चाहिए, और वैल्यूज़ के लिए हम ये देखेंगे कि इसको वैल्यूज़ के हिसाब से तय किया जाए, क्लास इंटरवल की तरह से तैयार किया जाए, मिडल वैल्यू के हिसाब से तैयार किया जाए। ये हम आने वाले वीडियो के बारे में देखेंगे। दोस्तों देखिए आप निरंतर पढ़ाई से जुड़े हुए रहें, हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए रहें। हम लगातार आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकेंगे हमें उतनी ज़्यादा प्रशंसा होगी और हमें उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा कि हम हमारे जो उद्देश्य है उसको जो लेकर चल रहे हैं वह आप तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे जो चैनल है सुबोध गुरुजी उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितना ज़्यादा लाइक करेंगे यकीनन मानिए हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके सामने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और भी हम अच्छे ढंग से आपको सामने सभी समस्याओं का समाधान करते हुए आपसे ये आशा ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा लाइक करेंगे। थैंक यू दोस्तों और धन्यवाद।